नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज केस में आरोपी के घर गर्जा बुलडोजर, देखते ही देखते अतीक के करीबी का ढहा घर। छापेमारी में 2 विदेशी गन के साथ एक तलवार भी हुआ बरामद। इसी घर में अतीक अहमद का परिवार रहता था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज में आरोपी के घर पे बुलडोजर गर्जा है। छापेमारी में 2 विदेशी गन के साथ एक तलवार भी बरामद हुआ है। इसी घर में अतीक अहमद का परिवार रहता था। प्रयागराज से, जहां उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। देखते ही देखते अतीक के करीबियों के घर पे बुलडोजर चला है। उसके बाद छापेमारी में 2 विदेशी गन, एक तलवार भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इसी घर में अतीक अहमद का परिवार रहता था। मर्डर के कनेक्शन का पुलिस जांच कर रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां योगी सरकार अपने कार्रवाई को तेजी से करती हुई दिखाई दे रही है। प्रयागराज में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। देखते ही देखते अतीक के करीबियों का पूरा घर ढहा दिया गया है। छापेमारी में 2 विदेशी गन और एक तलवार भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का परिवार इसी घर में रहता था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। शोएब, क्या जानकारी है, क्या अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। लगातार कह सकते हैं कि जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसके बाद से प्रशासन ने जिस तरह से सख्त रुख अपनाया था, और उसके बाद लगातार जो कार्रवाई है उसका सिलसिला शुरू हुआ था। अलग अलग टीमें बनाई गई थी, छापामारी से शुरुआत हुई थी, कई संदिग्धों को उठाया गया, लेकिन अब पीडीए ने भी अपना एक्शन लेना शुरू किया। और ये पूरा मामला दरअसल धूमनगंज इलाके में अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान है, उसके पास का है, जहाँ पर एक मकान को जमींदोज किया जा रहा है। दरअसल ये मकान शाइस्ता परवीन, जो अतीक अहमद की पत्नी है, वो पिछले कुछ दिनों से इस मकान में रह रही थी। आरोप है कि ये मकान उनके करीबी का है, और जो पीडीए है उसके नाम को पूरा नहीं किया था, इसी वजह से इस पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी भी कार्रवाई जारी है। खबर ये भी सामने आ रही है कि छापेमारी में 2 विदेशी गन और एक तलवार भी बरामद हुआ है। और अतीक अहमद का परिवार भी क्या इसी घर में रहता था? बिल्कुल, लगातार जो 2021 से ऐसा बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन इसी मकान में रह रही थी, क्योंकि अतीक अहमद का जो पुश्तैनी मकान है उस पर पीडीए ने बहुत पहले कार्रवाई की थी और पूरा मकान जमींदोज कर दिया गया था। और उसके बाद से इस मकान में, जो उस मकान से बहुत, जो अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान, उसके नजदीकी ये मकान था जहाँ पर शाइस्ता परवीन रह रही थी। इस घटना के बाद से, हालांकि वो कहाँ है अभी, इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आज पीडीए वहां पे पहुंचा और उसके बाद कार्रवाई की है। शोएब, एक खबर सामने आई थी कि शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है, कहाँ है वो? कुछ अपडेट इस पे? बिल्कुल, अभी फिलहाल शाइस्ता परवीन के 2 बेटों के बारे में कहा जा रहा है कि वो पुलिस की हिरासत में है। हालांकि इसके लिए बाकायदा शाइस्ता परवीन के वकील ने एक अर्जी भी डाली थी, जिसको 2 मार्च को धूमनगंज थाने से आख्या मांगी गई है, क्योंकि उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि उनके बेटे को ले जाया गया, लेकिन न ही अभी उनकी गिरफ्तारी दिखाई जा, न उनके बारे में कुछ बताया जा रहा। हालांकि शाइस्ता परवीन इस बीच में कहाँ है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जरूर है कि पुलिस ने कई संदिग्धों को उठाया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी और भी गिरफ्तारियां होंगी। न सिर्फ गिरफ्तारी होगी, बल्कि पीडीए की और भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। हाँ शोएब, खबर सामने ये भी आ रही थी कि जितने भी आरोपी जो इस हत्याकांड में शामिल थे वो नेपाल की ओर भाग गए। क्या अपडेट है इस पे? बिल्कुल, अभी इस तरह से जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं कि जो एसटीएफ है वो लगातार काम कर रही है, इसके अलावा एसओजी काम कर रही, तो जो बॉर्डर्स के इलाके हैं
वहां पर भी मूवमेंट हो सकता है, इसलिए वहां पर भी चौकसी बरती जा रही है। हालांकि जो प्रयागराज के आसपास के जिले हैं वहां जी। पर भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही साथ ऐसे जगहों पर जहां उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे ये संदिग्ध मिल सकते हैं, वहां भी छापेमारी की जा रही है। गोरखपुर और नेपाल की तरफ भी टीमें लगाई गई हैं, क्योंकि वहां से उस इलाके से नेपाल जाने की भी सूचनाएं मिल रही है कि वहां भी भाग सकते हैं। ऐसे में ये इस तरह की तमाम कोशिशें जारी हैं। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, इसी कड़ी में सदाकत एक आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा और भी लोग जो नाम सामने आ रहे हैं जी, उनको बहुत पकड़ने की बहुत कोशिश की जा धन्यवाद रही है। शोएब हमसे ये अपडेट साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। बता दें कि बैठक में मनीष सिसोदिया मामले पर चिंतन होना है। कैलाश गहलोत और राजकुमार को दिए गए मनीष के विभाग पर भी बात की जाएगी। बता दें आतिशी सौरभ को भी मंत्री बनाया जाएगा। सीएम ने मंत्रिमंडल की विस्तार की फाइल एलजी को भी भेज दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होगी। बैठक में मनीष सिसोदिया मामले में जो विभागों की बंटवारा होना है उसको लेकर चिंतन की जाएगी। बता दें कि विभाग के बंटवारे को लेकर कैलाश गहलोत और राजकुमार को दिए गए मनीष के विभाग में केजरीवाल ने जो लेटर एलजी को भेजा था वो अप्रूव हो गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हमारे साथ इस खबर पे राहुल शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या अपडेट है? थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है। दिनकर 4 बजे का वक्त तय किया गया है बैठक के लिए, और अभी तक जो जानकारी है कि बैठक में न सिर्फ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई के लिए जो कवायद होनी है उसकी रणनीति तय की जानी है, बल्कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद जो 2 मंत्रियों की जगह खाली हुई है उसे भरने को लेकर भी मंथन होना है। हालांकि ये जानकारी भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि पीएम केजरीवाल की तरफ से एक फाइल एलजी को भेजी गई है, और उस फाइल में आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज के नामों पर मोहर लगाने की बात सामने आई है। पता चला है कि राहुल, एक खबर सौरभ सामने ये भी आ रही है कि कैलाश गहलोत और राजकुमार को भी विभाग दिए गए हैं। क्या अपडेट है इस पे? जी बिल्कुल, मनीष सिसोदिया से के पास कुल 18 विभाग थे, और उन्हीं 18 विभागों का बंटवारा राजकुमार और कैलाश गहलोत के बीच में किया गया है। तो जाहिर तौर पर सीएम केजरीवाल की यही मंशा है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने की वजह से जो विकास संबंधी काम है या तो इन मंत्रालयों के जो काम है वो किसी भी तरह प्रभावित ना हो। जी दिनकर। राहुल, जैसा कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट साबित करने में लगी है, तो क्या जनता के बीच बीजेपी मैसेज देने में क्लियर हो पा रही है? दिनकर देखिए, अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना सिर्फ बीजेपी बल्कि बिल्कुल हाशिए पर आ चुकी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भी इस वक्त आम आदमी पार्टी पर खासी आक्रामक है। आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में घेरने की कोशिश हुई है। तो जाहिर तौर पर जो विपक्षी दल है, चाहे वो बीजेपी है दिल्ली में या कांग्रेस है, उन्हें एक तरह से संजीवनी हाथ लग गई है वर्तमान बहुत सरकार को। धन्यवाद राहुल इस खबर पे अपडेट देने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया जो अदालत ने पिछले साल 7 नवंबर को जारी किया था। 7 नवंबर को जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2020 के आदेश को वापस ले लिया था, जिसमें बिल्डरों के लिए जमीन की कीमत के भुगतान में देरी पर 8% दर रिटर्न करने की बात की गई थी। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और आगामी त्योहारों के मद्देनजर
कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाया गया है। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मीर सिंह ने आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए उद्देश्य से धारा 144 लागू की है। पीलीभीत के बिसलपुर नगर पालिका में तैनात कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि कर्मचारी के सिर में चोट और हाथ में चोट है। रात को खबर गई, हमारे यहाँ बहन घर पे थी जी, तो उनको बताया कि तबीयत बिगड़ गई है। जब हम लोग यहाँ आए जी, तो हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी जी, और सर पे निशान भी था किसी चोट वोट का। जी, तो उसकी आज खबर थाने में दी है। थाना प्रभारी के लोग यहाँ आए जी। तो सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया वॉइस। बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेठी में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई है। निमंत्रण से लौट रहे कार सवार पूर्व प्रधान और उसके चाचा पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। इसके बाद दोनों घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। परिजनों की तरफ से 5-6 नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां मंगलवार की सुबह सरसों की थ्रेसिंग के विवाद में दबंगों ने ट्रैक्टर चालक की पीट कर हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि मामला 302 में दर्ज नहीं होने की वजह से अभी तक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ित परिजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। डेड बॉडी आई हुई है। एक मामला जो इसमें है प्रेम पाल का अपने रिलेटिव जो गुलालपुर प्रॉब्लम क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे थ्रेसिंग करने का एरिया था। अभी ट्रैक्टर लगा तो कल अंकित के यहाँ थ्रेसिंग कर रहा था। उसी समय 3 लड़के आए, गोविंद, ओमवीर और गोलू। उन्होंने कहा कि हमारे भी खेत में काम करना है। तो उसने कहा कि अभी मैं काम कर रहा हूँ, फिर 1.5 घंटे बाद यहाँ शुरू हुआ तब काम कर दूँगा। इसी बात को लेकर के कहें कि नहीं काम करना है और जल्दबाजी हुई। ऊपर उसको 2-3 तमाचे मारे हैं। अभी उससे बात हुई, उन्होंने कहा कि गिरने के बाद उसके पैर में जो कनके होते हैं सरसों के वो गड़ गए हैं। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाकर मृत्यु हो गई है। वो तो पूरी समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है। पार्टी ने 2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है और अभी शायद असेंबली चल रही है। मेरी समझ से असेंबली में आज मामला उठ गया होगा। ये कोई गंभीर मामला है, कोई मामूली मामला थोड़ी है। एक गरीब को पीट के मार डाला। मैनपुरी में बहुजन समाजवादी पार्टी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के आरोपी अरबाज के एनकाउंटर के बाद यूपी में एक बार फिर माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद का नाम गूंजा। इस हत्याकांड के बाद गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन भी अपने रिकॉर्ड खंगालने में जुट गया है। इस बीच मैनपुरी जिला कारागार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। साल 2008 में अतीक को बांदा से मैनपुरी जेल शिफ्ट किया गया था। उस वक्त अतीक से मिलने वालों की लंबी कतार थी, लेकिन 15 साल पुराने दस्तावेज गायब पाए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या खबर है, क्या अपडेट है इस खबर पे कि अतीक अहमद के 15 साल पहले के रिकॉर्ड गायब हो गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, यह पूरी घटना 2008 की है, जब बांदा जिला कारागार जेल से मुख्तार अंसारी जी को यहाँ लाया गया था जिला कारागार पर। उसके बाद उनके जो मिलने वाले थे, करीबी थे, उनके लगातार मिलनों की एक बड़ी कतार यहाँ जुड़ी रही, क्योंकि कोई भी जो भी मिलने आता था उसका रिकॉर्ड इतना मेंटेन नहीं किया गया था। और जितने महीने वो यहाँ रुके हैं, प्रतिदिन उनसे लगातार लोग मिलते रहे हैं। एक लंबी एक सूची अनुमानित लगाई जा रही है, जिस पर जिला कारागार से अब लगभग 15 साल पुराना रिकॉर्ड शासन से मांगा गया है। तो वहाँ इस चीज का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो वहीं जेल अधीक्षक कोमल मंगलियानी ने जो क्या जिला प्रशासन पे इस लापरवाही के लिए कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ सूचना सामने आई है?
जी बिल्कुल, जो उस समय ड्यूटी पर रहे या जो भी कार्य क्षेत्र सर्किल में जो ड्यूटी पर तैनात रहे और रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले थे, उनको भी पुट अप किया जा रहा है। और जो रिपोर्ट है यहाँ से आखिर रिपोर्ट जो कि बंदी की एक फाइल होती है, उसमें क्या क्या मेंटेनेंस, क्या क्या यहाँ जोड़ा गया, मैनपुरी में कितने लोग और कितनी कितनी तारीखों पर पेशी पर ले जाया गया, इस चीज का भी अब पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। जेल अधीक्षक कोमल मंगयानी ने बताया है कि अभिलेखों की खंगालने का प्रयास तेज कर दिया गया है और जो भी रिपोर्ट में निकल कर आएगा वो है शासन को भेजा जाएगा यहाँ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली मिल एरिया थाना क्षेत्र में 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ित परिजनों ने मामले में थाने में नामजद लिखित शिकायत पत्र दायर की है। मामले में 15 साल की नाबालिग युवक पर रेप का आरोप लगा है। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ में जुटी है। इस प्रकरण में परिजनों से वार्ता करके तहरीर प्राप्त करके तत्काल मुकदमा कायम किया गया है और उसमें जो आरोपी है पड़ोसी, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। इस प्रकरण रायबरेली में शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला सामने आया है। महिला कर्मचारी के साथ मनरेगा उपायुक्त ने यौन शोषण किया है। मनरेगा उपायुक्त जीपी कुशवाहा पर यौन शोषण का बड़ा आरोप लगा है। बदायूं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बदायूं के सिविल लाइंस थाने में मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। हरदोई के पाली कस्बे में पशु चिकित्सालय के निकट अज्ञात कारणों से दुकान में आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। 3 दुकानें पूरी तरह जल गई जबकि 5 दुकानें आंशिक रूप से जल गई। पीड़ितों ने सोच समझकर आग लगाने की आशंका व्यक्त की है और थाने में तहरीर दी है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाली कस्बे में अज्ञात कारणों से 8 दुकानों में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर इस राख हो गया। वहीं पीड़ित का कहना है कि यह एक सोची समझी साजिश है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। हरदोई के पाली कस्बे में अज्ञात कारणों से 8 दुकानों में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर इस दौरान खाक हो गया। वहीं पीड़ित का कहना है कि यह सोची समझी साजिश है। रायबरेली जिले में चोरों का आतंक देखने को मिला है। देर रात चोरों ने शहर के सबसे व्यस्त चौराहे सिविल लाइन के पास मोबाइल की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि दुकान पर रखे लगभग 3 लाख का मोबाइल और नगद कैश लेकर चोर फरार हो गए। मेरी दुकान पे चोरी हो गई है सर। मैं यहाँ से एक लोग ने हमने फ़ोन किया कि आपकी दुकान में चोरी हो गई, शटर कट गया है। सर मैं वहाँ से आया, यहाँ पे देखा तो मेरी दुकान में शटर कटा हुआ है, आगे तखत लगा के और ये पीछे पूरा शटर उठा दिए हैं। सर मेरी दुकान में सब एंड्रॉयड मोबाइल थे, 10,000 15,000 के सारे मोबाइल थे। कम से कम हमारी दुकान में 3 लाख की चोरी हो गई है, सारे मोबाइल गए हैं। काफी रखा ले, काफी नहीं पूरा खड़ा हुआ सारे।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस।